भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दो गुजराती है जो देश चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। इनके बीच में कहीं सत्ता स्पर्धा तो नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपके लिए आपका कार्यक्रम। अशोक वानखेड़े बोलता है, अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है। सप्ताह में तो 2 बार तुलाई होती है, आज क्यों? आज रविवार है, हम जनरली छुट्टी मनाते हैं, लेकिन आज आना पड़ा क्योंकि कल गुजरात में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। गुजरात, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह का गृह राज्य, गुजरात जहां विकास का मॉडल पूरे देश में भुनाया गया, गुजरात जहां पिछले 25-30 साल से राम राज्य चल रहा है। ऐसा क्या हुआ गुजरात में? गुजरात के मुख्यमंत्री को एकाएक राजीनामा देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। क्या कारण था? गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी एक वर्चुअल कार्यक्रम में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री होते हैं उस कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम के बाद तुरंत निकलते हैं, राज्यपाल के पास पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा देते हैं। हंगामा हो जाता है, पूरे देश में एक तहलका मचता है कि फिर गुजरात जो सब कुछ चल रहा था, ठीक चल रहा था, गुजरात की विकास गाथा रोज गाई जा रही थी, वह इस्तीफा क्यों हुआ? लेकिन फिर आज हम आपको बता दें, जब सत्ता आती है तो सत्ता के साथ सत्ता संघर्ष भी होता है। मैं कई बार इस बात को रेखांकित कर चुका हूं कई अपने विभिन्न कार्यक्रमों में कि भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सारे राज्यों में सत्ता, केंद्र में लगातार 10 साल से सत्ता, सामने नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड है जिसके सामने कोई सामने आने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे राज्यों के क्षेत्र अब जरूर कभी कभी चैलेंज दे देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा कोई बड़ा नेतृत्व नहीं है जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज। ऐसे में गुजरात में क्या? क्योंकि मैं कहता हूं सत्ता के साथ सत्ता संघर्ष भी आता है। कहीं ना कहीं जो दो गुजरात के लोग हैं, जो दो गुजराती है जो देश चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनके बीच में कहीं सत्ता स्पर्धा तो नहीं। और यह सत्ता स्पर्धा तब शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए 2014 में। अमित शाह की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो किसी भी हालत में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको हमेशा अपने पास रखा। वो जानते थे कि अमित शाह बहुत तेज व्यक्ति है, यदि उनको अपने से दूर रखा, एक मुख्यमंत्री बना दिया तो एक राज्य का क्षेत्र एक प्रधानमंत्री से कम नहीं होता। और नरेंद्र मोदी भी गुजरात से ही उठे थे, तो दूसरा एक चैलेंज गुजरात से नहीं उठना चाहिए। इसलिए उन्होंने आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जो अमित शाह चाहते, लेकिन वो एक रबर स्टैंप के अनुसार चल रहे थे। रूपाणी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद रूपाणी जी के नेतृत्व में वहां चुनाव हुआ, फिर वो मुख्यमंत्री बने दूसरी बार। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। ये कहीं ना कहीं सबके लिए बड़ा शौक था। लेकिन सामने विपक्ष ताकतवर बन के उभर रहा था। कांग्रेस के जिसको पप्पू कहते थे, राहुल गांधी को जिनको इन्होंने पप्पू करार कर दिया था, उन पप्पू ने इनको दिन में तारे दिखाई। सत्ता तो आ गई, लेकिन बिल्कुल वह निकलती हुई विजय थी, हाथ में बड़े मुश्किल से आई। रूपाणी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री पद और मुख्यमंत्री कार्यालय और सरकार चल रही थी पीएमओ से। सारे अधिकारी सीधा पीएमओ रिपोर्ट करते थे और गुजरात की सरकार चलाती। लेकिन कहीं ना कहीं रूपाणी अमित शाह का आदमी है, ये कहीं ना कहीं उनको नागवार गुजरा। दूसरी तरफ पटेल कम समुदाय लगातार अपना शेयर मांग रहे थे और नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक विद्रोही तेवर लेके बैठे थे। आपको याद होगा, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी उन्होंने अपना ऑफिस ग्रहण नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ अच्छे ऐसे विभाग नहीं थे जो चाहते। बाद में उनको विभाग दिए गए, नितिन फिर थोड़े ठंडे हो गए। लेकिन ये संघर्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दोनों गुटों का गुजरात में लगातार चलता रहा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने सीआर पाटिल, और सीआर पाटिल ये नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं। और अध्यक्ष विरुद्ध मुख्यमंत्री, यह द्वंद्व चालू हुआ और ये लगातार पिछले 2-4 साल से लगातार चल रहा था। दूसरी ओर संगठन भले ही काम करे, लेकिन सरकार में पकड़ मजबूत थी ही नहीं, क्योंकि सारी सरकार जो है वहां से चलती, केंद्र से चलती। कोविड 2 में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसका ठीकरा मुख्यमंत्री के सर पे फूटा, जबकि मैं कह रहा हूं कि सरकार पीएमओ से चल रही। दूसरी ओर पार्टी के ही सदस्य लगातार आरोप लग रहे थे कि मुख्यमंत्री की पत्नी सरकार के जो थोड़ा बहुत वो काम करते थे, उनके हाथ में जो सत्ता थी उसमें बहुत दखलंदाजी थी। ऐसे कई कारण थे और लगातार वो विद्रोह एक उफान पे था, एक सुप्त ज्वालामुखी था, कब फटेगा पता नहीं था। और आखिर सीआर पाटिल का उन्होंने एक परामर्श समिति बनाई जाती है जो मुख्यमंत्री को एडवाइस देती है, प्रधानमंत्री को एडवाइस देती है गुजरात के मसलों को लेके। उस परामर्श समिति में सीआर पाटिल का इंट्रोड्यूस करना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा थ्रेट था सीधा मुख्यमंत्री को। और फिर उसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा?
बात ये भी हो रही है कि गुजरात के चुनाव यदि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के साथ होते हैं, तो फिर 1 साल पहले चुनाव होंगे, क्योंकि गुजरात में अभी 1.5 साल बाकी। तो यदि पहले चुनाव हो जाते हैं, तो फिर ये 6 महीने के लिए ताज कौन पहनेगा, और ताज कांटों का है। क्योंकि विपक्ष भी कमजोर है, लेकिन सत्ता पक्ष कहीं न कहीं अपने मिसमैनेजमेंट में और इनकम्बेंसी में नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, शॉक ट्रीटमेंट। उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। अब नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? यदि अमित शाह की चली, अमित शाह का गुट हावी रहा, तो फिर वहां प्रफुल्ल पटेल जो लक्षद्वीप में अभी एडमिनिस्ट्रेटर है, हो सकता है उनका नाम आगे आ जाए। वो एक जमाने में गृह मंत्री भी थे और अमित शाह के खास माने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की यदि चली, नरेंद्र मोदी ने यदि बहुत पूरी तरह से अपना शिकंजा पूरा गुजरात पे अच्छी तरह से कस लिया, तो फिर वो सौराष्ट्र के गोवर्धन झड़ेफिया करके एक नेता है, वो बड़े नजदीकी माने जाते हैं मोदी जी के। हालांकि केशुभाई पटेल के साथ विद्रोह करके अलग पार्टी बनाने वालों में से वो थे, लेकिन बाद में केशुभाई की पार्टी का जब अस्त हुआ, तो ये वापस बीजेपी में आए और ये बहुत नरेंद्र मोदी के करीबी गए। ये हो सकते हैं, ये भी पटेल है, प्रफुल्ल पटेल भी पटेल है, क्योंकि पटेल समाज का यहाँ पे बहुत इस बार शेयर होने में दिखाई देता है, ऊपरी हाथ दिखाई देता है। नरेश पटेल है राजकोट के, वो एक ऐसे पटेल नेता है। कहा जाता है कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यदि सबसे लोकप्रिय कोई नेता है, तो नरेंद्र पटेल है। उन्होंने हाल ही में राजकोट में बहुत बड़ी पटेल की रैली की थी और एक आह्वान किया था कि अब बहुत हो गया, इसके बाद पटेल ही राज करेगा। कहीं ना कहीं उस रैली से भी एक प्रेशर में आ गई थी सरकार, संगठन, कि किसी ना किसी पटेल को लाना पड़े। जो पटेल, नितिन पटेल वर्तमान में है, उनको मुख्यमंत्री बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको कोई तेज तराट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, रबर स्टैम्प चाहिए। रबर स्टैम्प में प्रफुल्ल पटेल या फिर गोवर्धन झड़ेफिया का नाम सामने आता है, दो अलग अलग गुटों से। एक नाम फिर चर्चा में उछल के आया है, स्मृति ईरानी का। कभी उनका बंगाल के लिए नाम उछलता है, कभी गुजरात के लिए नाम उछलता है, एक आध बार महाराष्ट्र के लिए भी उछला, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और पंजाब के लिए भी उछला तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती बहुत अच्छी तरह से बोलने वाली स्मृति ईरानी, हो सकता है गुजरात से राज्यसभा में रही है, गुजरात से ही राजनीति शुरू की है, तो हो सकता है कि गुजरात की मुख्यमंत्री, उसका भी नाम उछल रहा है। लेकिन जो बार बार नाम ये भी लिए जा रहे हैं, जो केंद्र में अभी मंत्री बने गुजरात के, उन लोगों के, लेकिन लगता है कि यदि हाल ही में जिनको मंत्री बनाया, उनको फिर वापस गुजरात भेजना मुश्किल है। ऐसे में यदि दाव प्रफुल्ल पटेल या गोवर्धन झड़पिया पे लगे, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, या फिर नरेश पटेल एक डार्क हॉर्स होते हैं। ये तमाम बातें हैं, और लेकिन इन बातों से तो एक बात रेखांकित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में भी, संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गुजरात जैसे राज्य में, जिसको पूरा विकास का मॉडल दिखाई देता है, यदि वहां मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को या संगठन को ये बताना होगा कि ये मुख्यमंत्री के बदलाव में क्या कारण है। रूपानी कहते हैं कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं निभाऊंगा, लेकिन जिम्मेदारियां दी नहीं जाती। हम जावड़ेकर को ही याद होगा, जो जावड़ेकर लगातार कभी राजस्थान तो कभी मणिपुर तो कभी अलग अलग राज्यों में पर्यवेक्षक या प्रभारी बन के भेजा जाते थे, मंत्री होते हुए भी। आज मंत्री पद जाने के बाद उनका नाम लेवा कोई नहीं। 5 राज्यों के प्रभावी लोग आ गए, नाम आ गए प्रभारियों के, उनमें कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं देते। तो ये कहीं रूपानी के राजनीतिक करियर का अस्त तो नहीं, क्योंकि रूपानी जिस कम्युनिटी से आते हैं, उनका कोई वोट बैंक भी नहीं, 1% 2% भी वोट नहीं होगा शायद गुजरात। ऐसे में अब दांव किसके हाथ में लगता है और गुजरात में हावी कौन होता है? क्या नरेंद्र मोदी का गुट हावी होगा, या फिर अमित शाह का गुट हावी होगा? क्योंकि गुजरात यदि चलाना हो, जीतना हो, इन दोनों गुटों को समन्वय के साथ चलना होगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 71 साल के हो जाएंगे आने वाले समय में, वो भी 75-77 का वो आंकड़ा पार करेंगे। ऐसे में नंबर 2 पोजीशन पे कौन आता है, इसका भी एक घमासान बीजेपी में चल रहा है। वहां पे भी गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होता है, ये बहुत अहम होगा। जिस गुट का गुजरात में मुख्यमंत्री होगा, उसका कहीं ना कहीं पलड़ा भारी होगा, क्योंकि आने वाले सत्ता संघर्ष में पैसा भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, ओहदा भी चाहिए। ये सारा गुजरात से मिल सकता है, यदि अमित शाह नंबर 2 के अभी जो पोजीशन पे है, यदि वो कल सत्ता संघर्ष में सामने आते हैं, योगी हो, गडकरी हो, फडणवीस हो, या फिर कोई और हो, इन तमाम नामों में से वो आगे हो सकते हैं, यदि उनके पीछे कोई ताकतवर आदमी खड़ा हो। इसलिए वो भी चाहेंगे कि अपने मुख्यमंत्री हो। ये तमाम समीकरण मैंने आपके सामने लाए। संडे है, रविवार है, आपको फिर तकलीफ दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ अच्छा हुआ, कुछ खबर हो गई। अच्छा हुआ मतलब कोई बड़ी खबर थी, तो मुझे लगा मेरे दर्शकों के पास आना चाहिए। आज इतना ही, फिर आऊंगा अगली बार किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिएगा हिंद वॉइस।